जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आई होप कि तुम सबने अपनी दिवाली बड़े अच्छे से सेफ और सारी सेफ्टी के साथ खुशियों के साथ मनाई। दिवाली की मिठाइयाँ अभी बाकी हैं, बट सिंस त्यौहार अब खत्म हुआ दिवाली का, बाकी हिंदुस्तान त्योहारों का देश है। हर रोज हर महीने कोई ना कोई त्यौहार रहता है, पर पढ़ाई भी अपनी वापस से कंटिन्यू कर लेनी है। यूपीएससी ब्रिज कोर्स के बारे में प्रशांत सर एंड आशीर्वाद सर ने तुम्हें पहले ही डिटेल में बताया है, और जो कुछ भी डाउट हो आप हमसे सेंटर पे आकर मिलकर या इस इंक्वायरी नंबर से पूछ सकते हो। आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? ऑप्शनल के बारे में। ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएसई। एंड टुडे आई विल टॉक अबाउट सोशियोलॉजी ऑप्शनल। सोशियोलॉजी ऑप्शनल के बारे में बात करेंगे हम। सोशियोलॉजी ऑप्शनल को हम जिस तरह से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, पेपर 1 एंड पेपर 2 में, तो आज हम लोग पेपर 1 को डिस्कस करेंगे कि पेपर 1 के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे, कैसे इसे अप्रोच करना है, और उसके बाद फिर क्लासेस कब से तुम्हारी शुरू होंगी, क्या आपके नोट्स का तरीका होगा, ये सारी बातें भी। ठीक है, चलिए। तो सिलेबस में आगे जाने से पहले तुम्हारे लिए एक मैंने ना इस सेशन के बाद शॉर्ट नोट्स भी मैंने अटैच किया है कमेंट सेक्शन में। आप वहां से ना शॉर्ट नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो कि अच्छा इस शॉर्ट नोट्स को हम रेफर करेंगे, उसे आगे मैं अपडेट करता रहूंगा। ये शॉर्ट नोट मैंने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सोशियोलॉजिकल थिंकर के ऊपर बनाया है। इसे हम टाइम टू टाइम अपडेट करेंगे, करंट अफेयर से पॉइंट लेकर उसके साथ भी कनेक्ट करेंगे। दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। देर आर मेनी चैप्टर्स। आज जब सिलेबस अभी डिस्कस करूंगा ना, तो तुम्हें कई ऐसे चैप्टर्स मिलेंगे जहां पर करंट अफेयर्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, चाहे फिर वो ईपीडब्ल्यू मैगजीन का हो, या फिर द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर का, या बाकी किसी अच्छे पोर्टल का, अच्छे प्लेटफॉर्म का। करंट अफेयर्स को भी कैसे अपडेट करना है वो भी मैं नोट्स में आगे करता जाऊंगा। आज बस तुम्हारे लिए एक शॉर्ट नोट ऑफ थिंकर्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका एक शॉर्ट नोट्स मैं तुम्हारे लिए आज अटैच कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। डाउनलोड करके उसको पढ़ना, देखना कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल कितना समझ में आ रहा है, कैसे अप्रोच किया जा सकता है। तो अभी ऑप्शनल का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले ब्रीफली देखो, मैं तुम्हें बता दूं आज के सेशन में हमें क्या क्या चीजें देखनी है। तो टुडे, व्हाट इज द डेट टुडे? अक्टूबर 21, राइट? आज 21 ही है ना? 21 है या 22 है? 21 है आज। दिवाली कल ही कंप्लीट हुई थी, आज 21 है। ओके, सोशियोलॉजी ऑप्शनल की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग ऑप्शनल यूपीएससी सीएसई के लिए। जिन स्टेट पीसीएस में अभी भी ऑप्शनल है वहां पर भी काम आता ही है। हमें किसी भी ऑप्शनल को अप्रोच करने से पहले, पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। एक, कि उसका सिलेबस है क्या। क्योंकि अगर बिना सिलेबस के, सपोज कि मेरे भैया ने बोला था, उस सर ने बोला था, उस मैम ने बोला था, हमारे पड़ोसी ने बोला था कि देखो ये ऑप्शनल ले लो, इसमें बड़ा अच्छा मार्क्स आता है, और हमने उसके सिलेबस का एक भी आइडिया नहीं है, जो टॉपिक्स लिखे हैं वो टॉपिक्स हमें पता ही नहीं है कि कैसे अप्रोच करना है, फिर आप ना जोश जोश में ले तो लोगे और आगे जाकर छोड़ दोगे, फिर वैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए द फर्स्ट थिंग टू डिसाइड एनी ऑप्शनल, टू अप्रोच एनी ऑप्शनल, इज द नॉलेज अबाउट इट्स सिलेबस। आज इसके सिलेबस का मैं तुमको डिटेल एनालिसिस करके बताऊंगा, पेपर 1 का, है ना? डिटेल एनालिसिस आज हम लोग कर लेंगे। फिर उसके बाद कि हमें इस ऑप्शनल को, जब हमें सिलेबस समझ में आ गया, देन नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि हम इस ऑप्शनल को अप्रोच कैसे करें, आगे फिर अप्रोच कैसे करें। तो अभी हम कौन से महीने में हैं? अक्टूबर का महीना अब खत्म होने वाला है। अभी दिवाली कंक्लूड हो चुका है, अगले हफ्ते, इसी हफ्ते सैटरडे से छठ पूजा स्टार्ट होने वाला है। छठ में मैं घर जाऊंगा, वहां से वापस आकर तुम्हारे लिए ठेकुआ भी ले आऊंगा, और फिर हम लोग ऑप्शनल की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। प्लान तो था सितंबर के मिड से ही स्टार्ट करने का, बट सिंस एपीएससी मेंस का पेपर बचा हुआ था, कई ऐसे स्टूडेंट थे जो बोल रहे थे कि सर एपीएससी मेंस हमें देना है, उसके बाद फिर हम जो ऑप्शनल की क्लासेस हैं यूपीएससी के लिए अगले साल अटेम्प्ट कर पाएंगे, इसलिए हमने उसको अब नवंबर से स्टार्ट किया है। तो आपकी अप्रोच क्या है? आपको करनी है रेगुलर क्लासेस, जो स्टार्ट हो जाएंगी आपकी नवंबर फर्स्ट वीक से। नवंबर फर्स्ट वीक से ये रेगुलर क्लासेस आप करोगे, और ये रेगुलर क्लासेस अभी आप नवंबर फर्स्ट वीक से लेकर मार्च तक करोगे। मार्च तक, मार्च 2026 तक। यूपीएससी का नेक्स्ट ईयर एग्जाम साइकिल कब से स्टार्ट हो रहा है? प्रीलिम्स कब है? 24 मई को है ना? चेक कर लेना एक बार कैलेंडर में, 24 मई को ही है शायद, 24 मई 2026। तो मार्च तक ना आप अपनी ऑप्शनल की क्लासेस रेगुलर चलो करोगे, पढ़ाई करोगे। हमारा पूरा टारगेट ये रहेगा कि तब तक हम सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लें। सिलेबस सिर्फ ऐसे कंप्लीट करके नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने दे दिया ना तो एक महीने में भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बट वो हमारा लक्ष्य नहीं है। हम सीखते हुए सिलेबस को कंप्लीट करेंगे मार्च तक में। और इस बीच जब हम सीख रहे हैं तो क्लास के साथ साथ हमारा और ध्यान किस चीज पर रहेगा कि हमने क्लास से सीखा, वी लर्न द कॉन्सेप्ट, हम उसके बेसिस पर फिर आंसर राइटिंग करेंगे। क्योंकि यहाँ ऑप्शनल में हमारे पास कुछ भी एमसीक्यू वाला टाइप नहीं है,
हम आंसर राइटिंग करेंगे, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो करेंगे, बिकॉज वंस यू वुड अपीयर इन इंटरव्यू, जिसमें तुम्हें अपीयर करना ही है, तभी तो एग्जाम क्लियर होगा। वहां पर ना ऑप्शनल से सवाल आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नहीं होता डेफ में देख करके अच्छा ऑप्शनल क्या था तुम्हारा, वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, एक्सपर्ट बैठे रहेंगे ऑप्शनल के। सो हम लोग इससे रिलेटेड आंसर राइटिंग और अपने पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू के लिए भी आंसर्स प्रिपेयर करेंगे क्लास में। जब भी टेस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, टेस्ट में कंडक्ट करवाऊंगा, मेंस बेस्ड टेस्ट, ठीक है। मार्च तक इस तरह से हम लोग ऑप्शनल पढ़ेंगे। अब उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल और मई का महीना पूरा का पूरा प्रीलिम्स को डेडिकेटेड होगा। फिर मई के लास्ट वीक में, हमारा जो मई का लास्ट वीक है, मई लास्ट वीक, इस लास्ट वीक में प्रीलिम्स ओवर हो जाएगा। प्रीलिम्स ओवर होने के बाद 2-1 रोज का ब्रेक लेंगे एंड देन फिर अगेन जून फर्स्ट वीक हम फिर से क्लास को रिज्यूम करेंगे। अगेन द क्लास वाज टू रिज्यूम फ्रॉम जून फर्स्ट वीक। यहां पर हम करेंगे कि अगर कोई टॉपिक रिमेनिंग रह गया, या जो टॉपिक्स हमने पहले से पढ़ लिए हैं तो उनका हमें रिवीजन करना है, हमें फिर से उसके लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। अब आंसर राइटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि अब आप मेंस रिटन एग्जाम को अप्रोच करोगे। तो जून से बाद वाली क्लासेस में मेंस एग्जामिनेशन से पहले अगेन हम लोग अगर कोई टॉपिक रिमेनिंग रह गया या करंट में कुछ नया आया जिसको स्टैटिक से कनेक्ट कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का रेलेवेंस सिर्फ जीएस में नहीं होता है, ऐसे में भी है और ऑप्शनल में भी होता है ना, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। रिवीजन हमें तो करना ही है एंड साथ ही साथ उसी रिवीजन एंड टॉपिक्स को पढ़ते हुए आंसर राइटिंग, ये हम लोग जून के बाद वाला काम करेंगे। ये हमारा अप्रोच रहेगा। क्लासेस कैसे चलेंगी? सो क्लासेस वुड बी रन ऑन, जो क्लासेस आपकी होंगी तो क्लासेस बोथ ऑफलाइन मतलब क्लासरूम मोड पर एंड साथ ही साथ ऑनलाइन, दोनों एक टाइम में चलेंगे। लाइव क्लासेस आपके लिए, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। अब हमारे कई वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो लोग काम कर रहे हैं, कर्मयोगी हैं। जैसे अभी कल ही एक स्टूडेंट ने, जो ही इज अ सर्विंग ऑफिसर, अभी ये वीडियो वो भी देख रहा होगा, उसने मैसेज किया कि सर एसीएस तो मैं बन गया 2024 में, अब मुझे आईएएस बनना है। बहुत अच्छा है। और ये ना बड़ा अच्छा लगता है सुनकर जब सामने से तुम्हारा पढ़ाया स्टूडेंट तुमको 1 साल के बाद मैसेज कर रहा है कि सर अब मुझे यूपीएससी करना है। इससे बढ़िया खुशी की बात ना किसी टीचर के लिए बड़ी नहीं होगी। अब वैसे कई स्टूडेंट हैं, कोई एसीएस बना है, कोई एडीआरई का एग्जाम क्लियर किसी ने किया है, कोई अपना बिजनेस चला रहा है, कोई बैंक में काम कर रहा है, वर्किंग प्रोफेशनल्स जिनके पास टाइम नहीं है कि वो थ्रू आउट द डे बैठकर पढ़ाई कर सके। तो आप क्या करोगे, आप कम से कम रेगुलर रिकॉर्डेड क्लास देखोगे। रिकॉर्डेड क्लास, वो भी रिकॉर्डेड क्लास कैसा, पेंडिंग करके नहीं, रेगुलर देखोगे डेली बेसिस पर। मतलब जैसे क्लास का टाइमिंग, सपोज हमने क्लास का टाइमिंग क्या पकड़ा, हमने क्लास का टाइमिंग पकड़ लिया 5 PM। तो 5 PM में तो आपको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी। आप क्या करोगे, घर जाओगे और 5 PM के बाद ये जो रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगा ना, इसको अपने डिवाइस में अगला क्लास होने से पहले खत्म कर दोगे। तो आप भी उसी तरह से रेगुलर इस शेड्यूल का पार्ट बने रहोगे। जो कोर्स का एक्सेस है, वो कोर्स का एक्सेस हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल रहेगा, तो आपको किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं है बिल्कुल कि सिर्फ अगले एग्जामिनेशन यूपीएससी सीएससी 2026 के लिए ऑप्शनल हमने पढ़ा, फिर अगले साल के बाद हम क्या करेंगे, एग्जाम नहीं निकला, तो वैसा नहीं है। एक बार आपने क्लास की तो जैसे जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स के लिए आपको हमेशा हमारा गाइडेंस मिलता है, वो गाइडेंस यहां पर ऑप्शनल के लिए भी मिलेगा। ये हमारा तरीका हो गया। अब हम किस पर आ जाते हैं, हमारे ऑप्शनल के सिलेबस पे। अप्रोच सॉरी जस्ट अ मिनट, अप्रोच क्लियर है, क्लासेस कैसे करेंगे, अब सिलेबस डिस्कस करते हैं। चलिए, और फिर मैं सिलेबस के साथ लास्ट में फिर शॉर्ट नोट्स भी अटैच कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, जो मैंने खुद बनाया था, तुम में से कई स्टूडेंट्स को दिया भी है, जिनके पास नहीं है आप डाउनलोड करके पढ़ना वहां से। अच्छा, यहां पे थंबनेल में आप इन 3 महानुभावों को देख सकते हो, वैसे कई और हैं। जो ऊपर हैं, सबसे ऊपर दाढ़ी वाले बाबा, ये दाढ़ी वाले बाबा किसी से छिपे नहीं है, इन दाढ़ी वाले बाबा को सब जानते हैं, कार्ल मार्क्स, राइट। अब वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड फिगर इन सोशियोलॉजी। बाकी सोशियोलॉजी के फादर की बात करें, सोशियोलॉजी ओरिजिनेट करने की बात करें, तो कोई ऑगस्ट कॉम्टे का नाम लेता है, कोई दूसरे थिंकर्स का नाम लेता है, कोई वेबर को भी बोलता है कि वो फाउंडिंग फादर हैं, कोई एमाइल डर्कहाइम का भी नाम लेते हैं, पर सबसे सेलिब्रेटेड फिगर एक ले मैन के लिए भी, जिसको सोशियोलॉजी सब भी सिर्फ पता है ना, उसके लिए कार्ल मार्क्स इज द मेन पर्सन, कि हाँ भाई कार्ल मार्क्स हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी की फाउंडेशन रखी है, ठीक है। तो एक ले मैन के लिए भी, जिसको सोशियोलॉजी का बस बेसिक पता है, कार्ल मार्क्स से अवगत रहता है, मोस्ट सेलिब्रेटेड फिगर। डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में पेपर 1 में। उसके अलावा हमारे इंडियन थिंकर भी, ये जो एक कैरिकेचर बनाया गया है, ये श्रीनिवास सर को रेफर करके बनाया गया है,
और बाकी हमारे कई सोशियोलॉजिकल थिंकर्स हैं, एमाइल डर्कहाइम है, मैक्स वेबर हैं, टेलकट पार्सन है, ऑगस्ट कॉम्टे के बारे में पढ़ेंगे हम, इंडियन सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे, श्रीनिवास के बारे में पढ़ेंगे, घुरे सर के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग लोगों के बारे में, थिंकर्स के बारे में पढ़ना होता है। अब यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस डिस्कस करें तो यूपीएससी ने ना पेपर 1 एंड पेपर 2 में डिवाइड कर रखा है। आज के सेशन में पहले ही मैंने तुम्हें बताया कि हम लोग कौन सा पेपर डिस्कस कर रहे हैं, पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं। ये भी मैं कमेंट सेक्शन में अटैच कर दूंगा तुम्हारे साथ, ये वाला सिलेबस भी। पेपर 1 एंड पेपर 2 में यूपीएससी ने डिवाइड कर रखा है। आज हम पेपर 1 को डिस्कस करेंगे पहले, फिर उसके बाद पेपर 2 का भी डिस्कशन में करवाऊंगा कि पेपर 2 को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, आज हम पेपर 1 पर आते हैं। अब इस पेपर 1 में बेसिकली 10 चैप्टर्स डिवाइड किए गए हैं, बेसिकली 10 चैप्टर्स। कहीं कहीं पे हो सकता है आपको कि आप किसी इंटरनेट सोर्स पे देखोगे वहां 11 चैप्टर दिखा रहे हो, 9 दिखा रहे हो, उसको लेकर मत परेशान रहना। ये नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है कि हमें ये टॉपिक पढ़ के जाना है। अब पहला टॉपिक जो है वो है सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन। हम एक ऑप्शनल पढ़ना स्टार्ट करें सोशियोलॉजी नाम का, पर पहले ये तो समझ ले कि सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन, एज ए सब्जेक्ट है क्या, क्या सब्जेक्ट मैटर है इसमें। जैसे जब हम हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करते हैं तो तुम्हें याद हो, जिन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस मेरे से की है, तो मैं तुम्हें बताता हूं कि देखो हिस्ट्री के लिए भी अलग अलग सोर्स रेफर किया जाता है। आज हम कार्ल मार्क्स की बात कर रहे थे, डर्कहाइम की बात कर रहे थे, तो डर्कहाइम के बारे में जो लिखा गया उसको पढ़कर हम एमाइल डर्कहाइम की हिस्ट्री ड्रॉ करते हैं। पर देयर वाज अ टाइम जब कुछ लिखा नहीं जाता था, कोई रिटर्न सोर्स नहीं है, एक्सकेवेशन में निकला ये पेन, अच्छा इससे मालूम पड़ा कि ये लोग ऐसा एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट होता था जिसको हाथ में लेकर लिखने का काम करते थे। प्री हिस्टोरिक पीरियड होता है। फिर जहां पर हमें स्क्रिप्ट मिला, पर आम था, इमली था, राकस था, काला अक्षर भैंस बराबर, इंडस वैली सिविलाइजेशन आज तक समझ में नहीं आया, वो प्रोटो हिस्ट्री है। इस तरह से हमने हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन किया। सो हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट जैसे पढ़ रहे थे, उसी तरह से यहां पर सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट पढ़ेंगे। दैट व्हाट इज सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी डिसिप्लिन, सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट है क्या, किस तरह से सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट का बर्थ होता है, हाउ इट इज डिफरेंट टू कॉमन सेंस, ये कॉमन सेंस से कैसे डिफरेंट है, या हाउ इट इज डिफरेंट विथ और हैविंग सिमिलैरिटी विथ अदर सोशल साइंसेस, अदर सोशल साइंसेस के साथ, अदर सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स के साथ। जैसे तुम बोलोगे कि सर कौन से सोशल साइंसेस, तो इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री भी हो गया, पॉलिटिकल साइंस भी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी भी हो गया। इन सब के साथ हम सोशियोलॉजी को कंपेयर करते हैं कि क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, कहां पे लिमिटेशंस हैं, क्या बढ़िया है। ये सब चीज स्टडी करके हम सोशियोलॉजी का बेस डेवलप करते हैं सबसे पहले, कि ये सब्जेक्ट जिसको पढ़ने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट है क्या, उसके बारे में थोड़ा तो आइडिया मिल जाए। देन सेकंड टॉपिक यूपीएससी क्या बोलता है कि फिर तुम आगे पढ़ोगे सोशियोलॉजी एज ए साइंस। सोशियोलॉजी एज ए साइंस, एक जो ले मैन होगा जो पहली बार स्टार्ट करेगा वो बोलेगा अरे सर सोशियोलॉजी साइंस कहां से होगा, ये तो सोशल साइंस है। पर बाबू सोशल साइंस और साइंस ये जो डिफरेंस है ना, देखो साइंस क्या होता है ना, वहां पे है ना इंपेरिकल स्टडी करते हैं, वहां पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मैनर दोनों में स्टडी की जाती है। एक सेट एनवायरनमेंट के अंदर, फिक्स्ड एनवायरनमेंट के अंदर लेबोरेटरी में स्टडी की जाती है। पर इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि स्टडी लेबोरेटरी में ही हो, फिक्स्ड एनवायरनमेंट में हो। कहा जाता है ना कि न्यूटन बैठे थे एप्पल के ट्री के नीचे, सर पे एप्पल गिरा और वहां से उनको आइडिया आया कि अच्छा अर्थ में ग्रेविटी है, दैट्स व्हाई एप्पल नीचे आ रहा है। ऊपर से अगर नारियल सर पे आके गिरता ना तो फिर तो राम जी के पास जाना पड़ता। खैर वो एक एग्जाम्पल था कि उन्होंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस से भी ग्रेविटी के बारे में बताया, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह से हम सोशियोलॉजी को पढ़ेंगे कि इसमें क्या कोई साइंटिफिक मेथड्स हैं, थ्योरेटिकल अप्रोच होता है, इसमें लैब तो अवेलेबल नहीं है बट सोसाइटी अवेलेबल है ना। हम सपोज मान लो अपने प्यारे भारत की बात करें, अपने प्यारे भारत, अपने इंडिया की बात करें, तो इंडियन सोसाइटी ये एक इंडियन लैब की तरह काम करेगी कि इंडियन लैब में यहाँ पे अलग अलग रीजन्स हैं, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हैं और इनको ऐसे स्टडी किया जाएगा। पेपर 2 में वही करेंगे। बट जब हम यूरोप के लैब की बात करेंगे तो यूरोप का लैब मतलब यूरोपियन सोसाइटी जो होगी वहां पे हमें अलग कंडीशंस मिलेंगे। द कंडीशंस विच आर प्रेजेंट इन यूरोप, the conditions which are present in Asia, the conditions which are present in Africa are different। तो अलग अलग कंडीशंस हैं। आप यूरोप को, अफ्रीका को, एशिया को लैब्स बना लो और वहां पे रहने वाले लोगों को, वहां पे रहने वाले कम्युनिटी को उन लैब्स के सब्जेक्ट बना लो, हो गया ना साइंस के जैसा भी। इसी को फिर अलग अलग टॉपिक्स में पॉजिटिविज्म क्या है, नॉन पॉजिटिव मेथोडोलॉजी क्या होती है, एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे हम। मेन काम समझने का है, नोट्स देने का काम मैं तुम्हें क्लास में करते जाऊंगा, धीरे धीरे याद भी कर लोगे, पर समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस तरह से पहले के ये 2 यूनिट डिसाइड होते हैं। फिर इन 2 यूनिट के बाद नेक्स्ट फिर हमारा क्या टॉपिक आता है, और सबसे फेवरेट चैप्टर अभी आने वाला है नंबर 4, पर पहले 3 देख लें। पहले क्या तुम्हें बताया गया, पहले बताया गया कि सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन क्या है चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 में बताया गया कि सोशियोलॉजी एज ए साइंस क्या है।
एंड थर्ड फिर बताया जा रहा है डिफरेंट रिसर्च मेथड्स एंड एनालिसिस। सोशोलॉजी एज ए सब्जेक्ट को साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक मेथड्स को यूज करते हुए कैसे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स को यूज करते हुए सोसाइटी को स्टडी करना होता है। जैसे फॉर एक एग्जांपल लेते हैं हम एग्जांपल लेते हैं किसका, सुसाइड रेट्स का। हम एग्जांपल लेते हैं किसका, रिलीजन का। हम एग्जांपल लेते हैं किसका, स्टेटस ऑफ लेबरर्स का, या चलो लेबरर्स का। हम एग्जांपल लेते हैं स्टेटस ऑफ एस्पिरेंट्स का। अब एस्पिरेंट्स के लाइफ को स्टडी करने के लिए अगर सोसाइटी में एस्पिरेंट कम्युनिटी बहुत ज्यादा है तो उसके लिए ना हमें क्वालिटेटिव डाटा की भी जरूरत पड़ेगी एंड क्वांटिटेटिव डाटा की भी जरूरत पड़ेगी। क्वांटिटेटिव डाटा हम यूपीएससी की वेबसाइट से निकाल लेंगे कि एक साल में इतने लोग यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं, वो हमारा बन जाएगा क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा होगा कि अच्छा इंडिया के किस रीजन से ज्यादा यूपीएससी के फॉर्म भरते हैं, कहां से ज्यादा सिलेक्शन होता है। यहाँ पे क्वांटिटेटिव डाटा का यूज करके क्वालिटेटिव डाटा प्रेजेंट किया जाएगा। ऐसा ही हम सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप्स के साथ करेंगे, अलग अलग कम्युनिटीज के साथ करेंगे। ये हमारा यूनिट 3 होगा, रिसर्च मेथड्स एंड एनालिसिस फॉर सोशियोलॉजी। एंड देन कम्स यूनिट 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट लव्ड यूनिट, जो मेरा भी फेवरेट है। और आज इसी का शॉर्ट नोट्स मैं तुम्हारे साथ कमेंट सेक्शन में अटैच कर दूंगा, तुम उसको देखना। बड़ा फेवरेट टॉपिक क्या है, कार्ल मार्क्स। यहां पे सोशियोलॉजिकल थिंकर्स हैं। इन सोशियोलॉजिकल थिंकर्स को बोला जाता है कि दे आर द फाउंडिंग फादर ऑफ दिस सब्जेक्ट, जिन्होंने इस सब्जेक्ट की नींव रखी। हालांकि सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट की बात करें, मॉडर्न नहीं, सोशियोलॉजी एज ए टूल की बात कर लो तो दैट इट इज इन एग्जिस्टेंस इवन इन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में देखो, एक एग्जांपल देता हूं। 2 टाइप की कम्युनिटी बनती थी, विलेज असेंबली बनती थी। एक का नाम होता था सभा, दूसरे का नाम था समिति, और एक का नाम था विधाता। ये सभा समिति विधाता के कंपोजिशन डिफरेंट होते थे। ट्राइबल असेंबली को हम विधाता बोलते थे, एल्डर मेंबर्स के एसोसिएशंस को हम सभा बोलते थे। तो यहां पर भी एक सोशियोलॉजिकल थिंकिंग प्रेजेंट थी कि चाहे वो ट्राइबल सोसाइटी हो या नॉन ट्राइबल सोसाइटी हो, द पीपल शुड कम टुगेदर फॉर टेकिंग पॉलिटिकल डिसीजंस। हियर सोसाइटी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सोसाइटी डिसाइड करती थी कि पॉलिटिकल पोजीशंस तक कौन पहुंचेगा, क्या क्या उसके लिए क्वालिफिकेशंस होंगे। तो वहां पर भी सोशियोलॉजी एज ए साइंस प्रेजेंट थी। चोल रूलर्स के टाइम में प्रेजेंट थी। चाणक्य के अर्थशास्त्र में सोशियोलॉजी प्रेजेंट थी। पर मॉडर्न साइंस के रूप में, मॉडर्न एज ए सब्जेक्ट के रूप में फाउंड करने का काम इन थिंकर्स ने किया है, जिनमें कार्ल मार्क्स हैं, एमाइल डर्कहाइम है, मैक्स वेबर है, टैलकट पार्सन है, रॉबर्ट मर्टन है एंड मीड है। बड़ा मजा आता है इनके बारे में पढ़ने के लिए। रॉबर्ट मीड, इनके बारे में पढ़ेंगे हम, सेल्फ एंड आइडेंटिटी, आई मी और मैं। जैसे सलमान खान बोलते हैं ना कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपनी आप की नहीं सुनता। यही हमें बताया था रॉबर्ट मीड ने कि एक बार जब इंसान ने कमिटमेंट कर दी तो वो बेचारा अपनी आप की नहीं सुन पाता है। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि सोसाइटी उसके ऊपर प्रेशर डालता है। बड़ा अच्छा है, बहुत सबसे फेवरेट अगर चैप्टर बोलो पढ़ने में जो मजा आएगा वो सोशियोलॉजिकल थिंकर में आएगा। बहुत जल्द इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग। शुरू का हम पहले बेसिक स्टडी करेंगे एंड देन वी वुड कम टू दिस सोशियोलॉजिकल थिंकर्स। इनके बारे में डिटेल में करेंगे। क्लास स्टार्ट जो है, पटाखे अभी भी फूट रहे हैं, दिवाली अभी खत्म नहीं हुई है। हाँ, क्लास जो है वो नवंबर के फर्स्ट वीक से मैं स्टार्ट करूंगा, बट बीच बीच में मैं तुम्हारे लिए वीडियोस बनाकर अवेलेबल करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक पर आइए। तो यूनिट 5 में हम स्टडी करते हैं स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी। अब कार्ल मार्क्स ने क्या बोला कि देखो ये जो सोसाइटी है इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। एक हम बनाते हैं प्रोलेटेरिएट, जिन्होंने रिसोर्स पे कंट्रोल कर रखा है। दूसरा हम बनाते हैं बुर्जुआज। एमाइल डर्कहाइम जो है, एमाइल डर्कहाइम ने बोला कि देखो एक एस्पिरेंट है जिसका नाम है मिस्टर ए। ये मिस्टर ए आम इंसान की फैमिली से, आम आदमी वो पार्टी वाली नहीं, एक्चुअल वाली आम आदमी, उस फैमिली से बिलोंग करता है। इसका यूपीएससी का एग्जाम नहीं निकला, ये डिप्रेशन में चले गया। लेकिन एक पॉलिटिशियन की बेटी है, किसी का नाम नहीं ले रहा मैं, बस ऐसा ही बोला, या किसी पॉलिटिशियन का बेटा है, उसने यूपीएससी का एग्जाम दिया, नहीं क्लियर हुआ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बिकॉज सोशल फोर्सेस एक्ट डिफरेंटली। सलमान खान रोज बोलते हैं कि अरे मैं तो 10th फेल था। तुम बोलोगे कि सर मैं 10th फेल था, एलिजिबल ही नहीं हो पाओगे ना फिर आगे के लिए एग्जाम के लिए। तो ऐसे करके हम लोग सोसाइटी के डिफरेंट स्ट्रेटिफिकेशन को पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि इन स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से, इवन जैसे देखो एक नेचुरल स्ट्रेटिफिकेशन तो मेल फीमेल एंड थर्ड ट्रांसजेंडर्स का है ना सोसाइटी में, ये बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है। बट दिस बायोलॉजिकल डिफरेंसेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द सोसाइटी, द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, द वे ऑफ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। मेल का रोल जैसा यूरोप में है क्या वैसा ही इंडिया में है? इंडिया के पूरी सोसाइटी में क्या एक ही जैसे मेल और फीमेल के राइट्स हैं? एंड ट्रांसजेंडर्स का क्या, थर्ड जेंडर का क्या, उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है।
सो ये सोसाइटी का डिफरेंट स्ट्रेटिफिकेशन अलग अलग बेसिस पर, कैसे उसके वजह से क्लास स्ट्रगल स्टार्ट होता है, क्या कैसे कैसे क्लास डिसाइडेड होते हैं, उनको स्टडी करने का काम हम यूनिट 5 में करते हैं। एंड देन पहुंचते हैं हम वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ पर। वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ क्या है? जैसे चलो तुमको मैं एक एग्जांपल देता हूं। अभी मैंने कल परसों ही एक पोस्ट शेयर किया था लिंक्डइन पर और बाकी जगहों पर भी, कि दिवाली जो होती है ना, दिवाली एक फेस्टिवल है। दिवाली फेस्टिवल में आप कितना भी अपने यहाँ स्विगी से 10 डिशेस ऑर्डर कर लो, ओटीटी पे बहुत सारे डाउनलोड रख लो, स्ट्रीम कर लो, पर फिर भी ना घर को मिस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा त्यौहार है ना, अभी पटाखे के बाद यहाँ क्लासरूम तक आ रही है। जब भी घर से अब यहाँ क्लासरूम से बाहर निकलेंगे तो बाहर रंग बिरंगी लाइट्स दिखेंगे। वो ना पता है अपने अंदर के खालीपन को दिखाता है कि हम काम करने के लिए घर से बाहर तो निकले पर बाहर ही रह जाते हैं, फेस्टिवल मनाने के लिए नहीं जा पाते। अभी अपने एक स्टूडेंट का मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, वो भी नागालैंड में पोस्टेड है, आसाम का ही है। नागालैंड से आसाम कितनी दूर है, बट घर नहीं आ पाया। क्यों? उससे मैंने पूछा तो बोला कि सर अभी एपीएससी मेंस दे रहा था, टाइम कहाँ मिला। अभी बेचारा कोहिमा में पोस्टेड है, कोहिमा से आसाम नहीं आ पा रहा है। वर्क एंड ये जो इकोनॉमिक लाइफ होता है ना, ये हमारे सोशल लाइफ को भी अफेक्ट करता है। यही इस एग्जाम्पल से मैं तुम्हें समझा रहा था। ह्यूमन इज एन एनिमल कह लो, पर्सन कह लो, वो ना एक अपने सोसाइटी में रहना पसंद करता है। घर में रहना किसको अच्छा नहीं लगता है, but due to other commitments, due to responsibility, due to economic responsibility, we become sometimes alienated from society, sometimes alienated from family, मजबूरी में, कई रीजंस की वजह से। ऐसे सारे इंपैक्ट्स हम लोग यहां पर पढ़ेंगे यूनिट 6 में। देन यूनिट 7 पर आते हैं। अभी मैं तुमको बस ब्रीफली एक एक टॉपिक बता रहा हूं, मेन क्या है। जब क्लासेस होंगी तो सारे टॉपिक्स डिटेल में डिस्कस करना ही है। यूनिट 7, यूनिट 7 क्या है? यूनिट 7 पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी को बताता है। अब ये पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी जो है ना, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया। किस वजह से इंपॉर्टेंट हुआ? तो ये इंपॉर्टेंट हुआ इस वजह से, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, कि जब 19th सेंचुरी की हम बात करते हैं या 20th सेंचुरी की बात करते हैं, फिर 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में ही रशियन रिवॉल्यूशन होता है, और इस रशियन रिवॉल्यूशन से रशिया में व्लादिमीर इवानोविच लेनिन के लीडरशिप में सरकार बनती है। पहली सरकार बनी जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी थी वर्ल्ड में। सोशलिज्म का प्रैक्टिकल फॉर्म कम्युनिज्म, इस तरह से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनती है। सो किस तरह से सोशोलॉजी, किस तरह से कार्ल मार्क्स के प्रिंसिपल्स कम्युनिज्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, कैसे पॉलिटिक्स, कैसे पावर, कैसे ब्यूरोक्रेसी, कैसे डिफरेंट प्रेशर ग्रुप एसोसिएट हो सकते हैं, उसको बताने का काम यूनिट 7 में डिसाइड किया गया है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, लेबर यूनियन के बारे में क्वेश्चंस, डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में क्वेश्चंस। प्रेशर ग्रुप क्या होता है बताओ तो? प्रेशर ग्रुप, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर ग्रुप? देखो एक हिंट दे देता हूं तुमको समझने के लिए। दिवाली का टाइम है, घर में बड़ी सी टीवी खरीदनी थी, तुम 2 भाई बहनों ने मिलकर बोला कि हम आज से दिवाली को मिठाई नहीं खाएंगे, या हम मिठाई खाएंगे तो सिर्फ हम काजू कतली खाएंगे, सोन पापड़ी नहीं खाएंगे। सोन पापड़ी के साथ वैसे भी सौतेला व्यवहार होता है। या टीवी नहीं खरीदना है, जैसे सोन पापड़ी काजू कतली की बात बोलते हैं। 2 भाई बहनों ने बोला कि नहीं मम्मी हम तो काजू कतली खाएंगे क्योंकि उसका ऐड बड़ा अच्छा लग रहा है, शाहरुख खान कर रहे हैं, सोन पापड़ी नहीं खाएंगे। घर वालों ने बोला कि नहीं बेटा सोन पापड़ी खाना है, मम्मी सोन पापड़ी बना रही है। अब तुमने बोला कि नहीं हम तो मिठाई नहीं खाएंगे, जाओ, नाराज हो गए, मुंह फुलाकर बैठ गए। तुम उसी घर में रह रहे हो, घर छोड़ के नहीं चले गए, बंटवारा नहीं कर लिया, लेकिन आप मुंह फुलाकर बैठे हो। इसी को बोलते हैं प्रेशर बनाना। प्रेशर ग्रुप इस तरह से फॉर्म हो गया। देखना और प्रेशर ग्रुप के बारे में एक एग्जांपल मैंने तुम्हें दिया। तो किस तरह से ये प्रेशर ग्रुप, ब्यूरोक्रेसी किस तरह से रोल करती है, सिविल सोसाइटी का क्या रोल होता है, पॉलिटिकल एसोसिएशंस किस तरह से एक्ट करती हैं सोसाइटी में, वो सब देखने का काम हम यूनिट 7 में करते हैं। देन यूनिट 8 इज अबाउट रिलीजन एंड सोसाइटी। रिलीजन एंड सोसाइटी, इसको हम डिफरेंट नहीं कर सकते, इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। 2 पर्सपेक्टिव होते हैं रिलीजन को देखने के एंड सोसाइटी को। एक पर्सपेक्टिव जो ये बोलता है, मेनली जो थेइस्ट पर्सपेक्टिव है, जो भगवान पे, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस पे बिलीव रखता है कि ऊपर वाले ने हमें बनाया है। एमाइल डरखाइम बोलते हैं कि नहीं बाबू ऐसा नहीं है। वो बोलता है कि जो ह्यूमन है ना, उसने ऊपर वाले को बनाया है। ह्यूमन हैज क्रिएटेड द रिलीजन एज पर द सोशियोलॉजिकल थिंकर एमाइल डरखाइम, जिसके बारे में मैंने तुम्हें भी बताया था। सो अब इन दोनों में से क्या सही है, कितना सही है, कैसे इसको हम आगे इंटरप्रेट करना है, वो रिलीजन एंड सोसाइटी समझने का काम हम यूनिट 8 में करेंगे। हाउ रिलीजन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिविजुअल्स लाइफ, इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू अदर सोसाइटीज। एक गरीब जो है उसके ऊपर रिलीजन का क्या रोल होता है, और अंबानी, मोटा भाई अंबानी जैसे लोग के ऊपर रिलीजन का क्या इंपैक्ट होता है, वो डिस्कस करेंगे हम। ये सारी चीजें हम यूनिट 8 में डिस्कस करते हैं। और ये पूरा वीडियो देखना है सबको, है ना, सिलेबस का आइडिया लगाना है। एंड देन 9 एंड 10 लास्ट के 2 टॉपिक जो हैं। यूनिट 9 क्या है? सिस्टम ऑफ किनशिप। यहां आ जाएगी जिससे हमें सबसे ज्यादा प्यार होता है, फैमिली, जो हम साथ साथ भी हैं
और फिर फैमिली की वजह से रेस 2 मूवी या रेस 3 मूवी जैसी मूवी भी बन जाती है, मतलब झगड़ा भी होता है, हम अलग अलग भी हो जाते हैं, कभी खुशी कभी गम। तो ये जो फैमिली है, इस फैमिली में 2 चीज देखने मिलती है, हम साथ साथ हैं और कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम। किस तरह से फैमिली एक इंडिविजुअल के ऊपर रोल प्ले करती है, हाउ मैरिज इज अ सोशल फोर्स। मैरिज जो है ना, ये एक सोशल फोर्स है गाइज, एक सोशल ऑर्डर है, एक सोशल फोर्स। इट एक्ट्स एज सोशल कंपल्सन, जो आम इंसान के लिए अलग तरीके से एक्ट करता है। देखो, जब भी पढ़ना है ना, तो आपको ना, चाहे रिलीजन की बात करें, चाहे मैरिज की बात करें, फैमिली की बात करें, सिविल सोसाइटी की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, पूरी तरह से आपको ना एकदम ब्लंट होकर पढ़ना है, एकदम रॉ मैनर में, कि आप उसके हर एस्पेक्ट्स को देख सके। जैसे हम मैरिज की बात करते हैं, तो मैरिज इज अ सोशल फोर्स, अ सोशल कंपल्सन फॉर कॉमन पीपल। आम आदमी के लिए एक सोशल कंपल्सन है, राहुल गांधी के लिए, मिस्टर राहुल गांधी के लिए एक सोशल कंपल्सन नहीं है। कोई इनसे सवाल करता है कि हम आपको वोट नहीं देंगे, आपने मैरिज क्यों नहीं किया? ऐसा होता है? एक आम इंसान के ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है। देखेंगे हम सोसाइटी में किस तरह से मैरिज, फैमिली, पैट्रियार्कल रोल्स, सेक्सुअल डिविजन्स ऑफ लेबर, ये सब कैसे रोल प्ले करती हैं। एंड 10th टॉपिक इज सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी। जब हमने रिलीजन को पढ़ लिया, हमने पॉलिटिक्स पढ़ लिया, हमने सोशोलॉजी एज ए साइंस पढ़ लिया, सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद फाइनली हम देखेंगे कि सोशल चेंज मॉडर्न सोसाइटी में किस तरह से हैपनिंग, किस तरह से चलती है। पैट्रियार्कल रोल जो है वो भी टाइम टू टाइम चेंज हो जाते हैं, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो भी चेंज होता है। आज घर में खाना बनाने के लिए मेल एंड फीमेल बोथ कोऑपरेट ईच अदर्स, दे एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर्स। ये सोशल चेंज है जो कि 20th सेंचुरी में ऑब्जर्व ज्यादा किया गया और आगे भी ऑब्जर्व किया जाएगा। दैट्स ए पॉजिटिव चेंज। पर इस पॉजिटिव चेंज के वजह से मैरिज लाइफ पर क्या रिलेशन पड़ता है, फैमिली पर क्या रिलेशन पड़ता है, चाइल्ड के ऊपर क्या रिलेशन पड़ता है, वो समझने का काम हम यूनिट 10 में करते हैं। सो इस तरह से ना आपका टोटल सिलेबस डिसाइड होता है यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक। ये मैंने तुम्हें आज डिस्कस कर दिया। और जैसा मैंने तुम्हें बोला था क्या, कि अभी सेशन के साथ मैं कमेंट सेक्शन में क्या करूंगा, आपके लिए जो थिंकर्स वाला पार्ट है ना, उसका एक मैंने शॉर्ट नोट बनाया था, उसे अपडेट भी मैं करूंगा। इस शॉर्ट नोट्स को मैं अभी तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है? ये कमेंट सेक्शन में अवेलेबल रहेगा। कमेंट सेक्शन में आप इसको डाउनलोड करो, और डाउनलोड करके सिर्फ अपने मोबाइल में सजा कर नहीं रखना। गो थ्रू इट, रीड इट, लर्न फ्रॉम इट, थिंक अपॉन इट, सोचिए इसके बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है सोशियोलॉजिकल थिंकर्स का। और अगर वहां से 10% भी समझ में आ रहा है, इवन मैं कहूं कि 1% भी समझ में आ रहा है, तो उस 1% को 100% तक ले जा सकते हो। कोई भी ऑप्शनल ऐसे डिसाइड करो। इट्स नॉट ओनली अबाउट सोशियोलॉजी, इट्स अबाउट PSIR, इट्स अबाउट एंथ्रोपोलॉजी, इट्स अबाउट एनी अदर ऑप्शनल विच यू हैव केप्ट इन माइंड। नोट्स देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, सिलेबस देखिए, खुद डिसाइड कीजिए। सो आज के सेशन में यही था, आज के सेशन का एजेंडा, सोशियोलॉजी एज ए ऑप्शनल को डिस्कस करना। क्लासेस स्टार्ट कब से होंगी? फिर से नवंबर 1st वीक से क्लासेस स्टार्ट होंगी। ज़्यादा डिटेल्स आपको जो चाहिए तो आप हमारा जू रोड का जो सेंटर है स्मार्ट IAS का, पार्निल कॉम्प्लेक्स के 2nd एंड 3rd फ्लोर, वहाँ आकर भी आप इंक्वायरी कर सकते हो सिलेबस के बारे में, कोर्सेज के बारे में। एंड ये जो इंक्वायरी नंबर है, इस पर भी कॉल करके कि किस तरह से कोर्स में इनरोल करना है और बाकी सारे डिटेल्स। हमसे भी जब भी बात करनी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके बोल सकते हो कि सर से बात करवा दीजिए। ओके, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे, कुछ नए नए टॉपिक्स पढ़ेंगे और पेपर 2 का डिस्कशन करेंगे। राइट? सो टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।